So first things first, the topic is ratio and proportion. So first we should know what is ratio. अब ratio होता क्या है, what is the purpose of ratio before dwelling deeper into the questions. So what is ratio? So जब भी whenever we plan to compare two or more quantities we talk about ratio. जब दो या दो से ज़्यादा quantities को, entities को, अलग अलग physical quantities को, अलग अलग measures को, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हमें compare करना होता है, we take advantage of this concept called ratio. ठीक है. So when we want to compare two or more similar quantities, इस पूरे कंपैरिजन को रेशियो की मदद से प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. सो अगर अब रेशियो का मतलब क्या होता है. ठीक है. सो सपोज ओके, सो सपोज आई से कि लेट्स से देयर इज अ कंपनी. ठीक है. कोई एक कंपनी है, उसमें दो पार्टनर्स हैं. ठीक है. दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर 1 एंड पार्टनर 2. ठीक है. सो पार्टनर 1 एंड पार्टनर 2. ठीक है. अब कंपनी है तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी लगेगी, रेवेन्यू भी आएगा, प्रॉफिट भी आएगा. तो कंपनी इन्होंने इस हिसाब से सेट किया है कि जितना भी प्रॉफिट आएगा वो शेयर होगा 1:1 रेशियो में. सो 1:1 में जो है प्रॉफिट शेयर होगा. अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है. सो लेट्स से देयर इज अ पार्टनर P1, देयर इज अ पार्टनर P2. ठीक है. सो जो भी आप इस कंपनी के थ्रू प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, लेट्स से यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज़. ठीक है. 10,000 रुपीज़. ठीक है. अब नाउ व्हेन इट कम्स टू डिवाइडिंग दिस प्रॉफिट, व्हाट विल यू यूज, यू विल यूज दिस रूल कि जितना हिस्सा, जितना पार्ट P1 को मिल रहा है उतना ही पार्ट जो है P2 को मिलेगा. ठीक है. सो इफ़ P1 इज गेटिंग 100 रुपीज़, P2 शुड ऑल्सो गेट 100 रुपीज़. ठीक है. दिस इज वॉट इज मेंट बाय रेशियो. ठीक है. सो लेट्स से इफ यू हैव 10,000 रुपीज़, सो यू वॉन्ट टू, दिस इज लाइक सेइंग दैट यू वॉन्ट टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली, कि एक वन पार्ट P1 को दे रहे हैं तो दूसरा पार्ट इक्वल पार्ट P2 को दे रहे हैं. सो इफ़ वी हैव 10,000 रुपीज़, व्हाट वुड आई आइडियली लाइक टू डू कि भाई 5,000 P1 को दे दो और 5,000 P2 को दे दो. ठीक है. अब मेरी कल को इनकम बढ़ती है, प्रॉफिट्स 1 लाख हो जाते हैं. सिमिलर केस में बार बार क्या होता रहेगा, चाहे आप 200 रुपये कमा रहे हो, चाहे 400, चाहे 10,000, चाहे 1 लाख, चाहे 1 करोड़, वो 50-50 हो जाएंगे, वो 1:1 में डिवाइड हो जाएंगे. दिस इज़ व्हाट इट मीन्स बाय अ रेशियो. सो 1:1 मीन्स P1 will have one part, P2 will also have access to one part. ठीक है. So this is a practical situation in which ratio could be used. So instead of let's say 1:1, अगर ये होता 2:1. ठीक है. So what would that have meant? So let's say 1:1 के जगह यहाँ पे 2:1 होता कि आपकी एक कंपनी है, दो पार्टनर्स है, एक का हिस्सा one will get 2 parts and another one will get 1 part. ठीक है. So for every 1 rupee that you give to P2, you will have to give P1 2 rupees. ठीक है. So अगर इसको 100 रुपये मिल रहे हैं तो इन्हें मिलेंगे 200 रुपये. अगर इनको 1,000 रुपये मिल रहे हैं तो इन्हें मिलेंगे 2,000 रुपये. इनको 1 करोड़ रुपीज़ मिल रहे हैं तो इनको 2 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे. ठीक है. कि आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो हमेशा इस रेशियो को मेंटेन करके रखेगी, विच इज़ 2:1. ठीक है. सो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल सिचुएशन इन विच रेशियोज कुड बी यूज्ड. ठीक है. चलो, अब उसके अलावा यूजुअली क्या होता है कि लेट्स से यू मस्ट हैव सिबलिंग्स इन योर हाउस. सो घर में जब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो मम्मी पापा क्या करते हैं कि सपोज़ 3 बच्चे हैं घर में. ठीक है. तो यूजुअली तो क्या होता है, अगर बड़ा भाई है तो उसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, छोटा भाई है तो छोटा हिस्सा मिलेगा. बट सपोज़ आपके पेरेंट्स बिल्कुल इक्वली चीज़ें डिवाइड करते हैं एंड देयर आर 3 किड्स इन द हाउस. सो व्हाट विल दे डू, दे विल ट्राई एंड डिवाइड एवरीथिंग इन द रेशियो 1:1. ठीक है. सो kid 1, kid 2, kid 3. ठीक है. सो पापा गए मार्केट में, वहाँ से ही ब्रॉट चॉकलेट्स and he gave these chocolates to mama and mama was given the task to divide these chocolates. So papa bought 6 chocolates. ठीक है. अब there are 3 kids in the family. Now how will these 6 chocolates be divided? That is given by this particular ratio कि अगर kid 1 को 1 chocolate मिली तो kid 2 को भी 1 मिलेगी, kid 3 को भी 1 मिलेगी. ठीक है. सो यहाँ पे 3 चॉकलेट्स यूज़ हो गई है.
अब पापा 6 चॉकलेट्स लेके आए तो बच्चों में किस तरीके से चीज़ें डिवाइड होंगी, 2:2. So 2 chocolates and 2 chocolates. So this ratio tells you a way or a method to compare different quantities. ठीक है. So it is like dividing things in part कि kid 1 को अगर एक हिस्सा मिल रहा है तो kid 2 को दूसरा हिस्सा मिलेगा, kid 3 को तीसरा हिस्सा मिलेगा, सबको 1 part इस तरीके से चीज़ें मिलेंगी. ठीक है. So if the situation is let's say पापा wants to write a will, ठीक है, वो बच्चों में चीज़ें डिवाइड करना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मान लो उनके पास लैंड किसी भी रेशियो में हो, लैंड लेट्स से 2 एकड़ है, 10 एकड़ है, 20 एकर्स है. सो पापा विल में लिख देते हैं कि मेरे बच्चों में 1:1 के रेशियो में लैंड को जो है डिवाइड करना. उसका क्या मतलब है कि आपके पास चाहे 10 एकड़ ज़मीन हो या फिर 100 एकड़ ज़मीन हो या फिर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन हो, एक ज़मीन के 3 हिस्से हो जाएंगे, 3 पार्ट्स. ठीक है. सो रेशियो टेल्स यू अबाउट पार्ट्स. सो लेट्स से इफ दिस इज़ द लैंड, आपके हिस्से जो है कुछ इस तरीके के हो जाएंगे, दैट दिस इज़ 1 पार्ट, दिस इज़ 1 पार्ट, दिस इज़ 1 पार्ट. ठीक है. सो वी यूजुअली कंपेयर डिफरेंट क्वांटिटीज़ using ratios tells us how different things are distributed or how do we compare different kinds of things. So इस तरीके के सिनेरियो में जो है आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो. So A is to B if it is given 2/3, that means this ratio will always remain 2:3. So we know कि अगर A की वैल्यू 4 है तो B की वैल्यू होगी 6, A की वैल्यू अगर let's say 8 है, ठीक है, then इसकी वैल्यू क्या होगी 12. So you just multiplied here by 4, we just multiplied here by 4. So always the ratio is going to be the same. मतलब अगर यहाँ पे 2 पार्ट्स मिल रहे हैं तो यहाँ पे 3 पार्ट मिलेंगे, अगर 4 पार्ट मिल रहे हैं तो 6 पार्ट मिलेंगे, 8 पार्ट्स मिल रहे हैं तो 12 पार्ट्स मिलेंगे. ठीक है. दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय रेशियो. ठीक है. अब देखते हैं कि अब जो रेशियो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 चीज़ों के बीच में, काफ़ी अगर रेशियो का यूज़ करके आपको चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला जाए तो आप किस तरीके से करोगे. ठीक है. सो मान लीजिए A, B and C let's say are the same kids that we were talking about, and the way in which Papa has decided कि बच्चों में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करनी है, 2:3:5. ठीक है. एंड लेट्स से पापा गेव कि भाई मेरे बच्चों की कंबाइंड पॉकेट मनी इज़ 200 रुपीज़ और पापा ने सो टोटल पॉकेट मनी बच्चों की है 200 रुपीज़. ठीक है. और पापा ने बोल दिया कि बच्चों के बीच में 2:3:5 रेशियो में जो है पॉकेट मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है. सो नाउ माई टास्क और आवर टास्क टुगेदर इज़ टू फाइंड कि A को कितना पॉकेट मनी मिलेगा, B को कितना पॉकेट मनी मिलेगा और C को पॉकेट मनी कितना मिलेगा. ठीक है. सो दिस इज़ यूजिंग रेशियोज़ टू एक्चुअली फाइंड द क्वांटिटीज़. ठीक है. तो अब हम लोग हाउ विल वी प्रोसीड इन दिस सिचुएशन, हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर सो व्हाट डज 2:3:5 मीन्स कि A को हम लोग 2 पार्ट्स दे रहे हैं. ठीक है. B को हम लोग 3 पार्ट्स दे रहे हैं. ठीक है. और C को हम लोग 5 पार्ट्स दे रहे हैं. ठीक है. सो मैंने अपनी पूरी की पूरी पॉकेट मनी को कितने हिस्सों में बांट दिया, 2 parts plus 3 parts plus 5 parts. What is the total number of parts that I have made in my pocket money? 10 parts, right? हमने सबको ऐड कर लिया. So 10 parts जो हैं, 10 parts को जब आप सम कर देते हो, then you have this pocket money 200. ठीक है. So now you want to know what is the value of this particular part. What is the value of 1 part? ठीक है. So 1 part की वैल्यू क्या होगी? This 200 divided by 10. ठीक है. So what is the value of a single part? 20 rupees. ठीक है. And how much is A getting? A is getting 2 part. Value of 1 part is 20 rupees. ठीक है. He is getting 2 parts. So what is the amount that A will get? A will get 40 rupees. ठीक है. 40 rupees. What is the amount that B will get? B को चाहिए 3 part. एक पार्ट की वैल्यू जो है 20 है. सो if he is getting 3 part, what is the value? 60 rupees. So B will get 60 rupees. And what will happen to C? Since he is taking, C has access to 5 parts, single part is 20, then he will have access to 100 rupees. ठीक है. सो जब भी हमें रेशियो दिया है और टोटल क्वांटिटी दी हुई है तो हम लोग इसको इस तरीके से जो है सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है. इफ़ यू फाइंड इट ईजियर, अगर आपको पार्ट्स में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, व्हाट कैन यू डू? सिंस इट इज़ इन रेशियो, आपकी चीज़ें हमेशा एक प्रोपोर्शन में चलेंगी. मतलब आपकी जो वैल्यूज़ हैं 2x, 3x
और 5x आप कंसिडर करके x की वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो हियर x इज़ नथिंग बट what is the value of each part, ठीक है। सो आप you can try and visualize thing this way also, or you can try and use x also in terms of calculating। अगर हम लोग x यूज़ करेंगे तो हम लोग किस तरीके से चीज़ें करेंगे कि अगर आपको 2:3:5 दिया हुआ, इसका मतलब है a को मिल रहे हैं 2x रुपीज़, b को मिल रहे हैं 3x रुपीज़ और c को मिल रहे हैं 5x रुपीज़, ठीक है। सो टोटल रुपीज़ मेरे पास कितने हो गए 10x, और टोटल रुपीज़ की वैल्यू है मेरे पास 200। सो x की वैल्यू हो गई 20। देन आई कैन फाइंड आउट कि a के पास कितना पैसा, b के पास कितना पैसा, c के पास कितना पैसा, ठीक है। ये भी कर सकते हो, और ये पार्ट्स वाली अप्रोच भी, विच एवर वन यू फाइंड ईजियर यू कैन पिक दैट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्चुअल क्वांटिटीज यूजिंग रेशियोज, ठीक है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर एंड वी कैन मूव ऑन टू डिफरेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चलो ओके, सो अब हमें सपोज़ एक इस तरीके की स्टेटमेंट दी हुई है कि 6a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 2c, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि what is the ratio between a and b and c, ठीक है। So you are given this statement and you have to tell what is a ratio b ratio c। Let's say a b c are kids only, so a को कितना पैसा मिल रहा है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू b को कितना पैसा मिल रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों चीज़ें इक्वल है, और c को जितना पैसा मिल रहा है उसको अगर डबल करो, ये तीनों क्वांटिटी जो है आपस में इक्वल है, ठीक है। इफ़ यू हैव दिस इन्फॉर्मेशन, हाउ आर यू गोइंग टू यूज दैट टू फाइंड द रेशियोज, ठीक है। सो सम पीपल इफ दे डोंट पे अटेंशन, यू माइट थिंक कि भाई रेशियो तो 6:3:2, आई मीन when you don't apply logic you might say that the ratio is this, ठीक है। बट अगर लॉजिकली हम लोग सोचेंगे तो लेट अस सी हाउ डू वी फाइंड रेशियो इन सच अ सिनेरियो, ठीक है। सो हमें क्या दिया हुआ है दैट 6a इज इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 2c, ठीक है। सो ये तीनों क्वांटिटीज़, ये कुछ नंबर है, लेट्स से हमारे केस में मनी है, ये कोई एक वैल्यू के बराबर होगी, दिस मस्ट बी इक्वल टू सम मनी, राइट। सो वो मनी मैंने मान लिया दिस मनी इज़ k, ठीक है। के लेट्स से यहाँ पे मनी मान लेते हैं, ठीक है। दैट 6a इज इक्वल्स टू k रुपीज़, 3b इक्वल्स टू k रुपीज़, 2c इक्वल्स टू k रुपीज़, एंड सिंस ऑल ऑफ देम आर इक्वल सो ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू k रुपीज़, ठीक है। अब मुझे इस सिचुएशन में जो है रेशियो निकालना है, ठीक है। सो इस सिचुएशन में आप रेशियो किस तरीके से निकालोगे, आप a एक्चुअली क्या है इन टर्म्स ऑफ k, b क्या है इन टर्म्स ऑफ k, और c क्या है इन टर्म्स ऑफ k, ये निकालो, ठीक है। सो व्हाट इज a हियर, a इज नथिंग बट k/6, राइट। सो आई हैव यूज्ड दिस एंड दिस बिकॉज दे आर इक्वल, ठीक है। एंड आई सेड सपोज दिस इज इक्वल्स टू k। सो a की वैल्यू मेरे पास हो गई k/6, b की वैल्यू मेरे पास हो गई है k/3, ठीक है, एंड c की वैल्यू जो है मेरे पास हो गई है k/2, ठीक है। तो मुझे a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई और c की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। और जब भी मैं रेशियो निकालती हूँ मैं हमेशा क्या चेक करना चाहती हूँ कि भाई मेरी a वैल्यू, b वैल्यू और c वैल्यू किस प्रोपोर्शन में, ठीक है। सो अगर k की वैल्यू 1 है, अगर k की वैल्यू 1 है तो मेरा a क्या है 1/6, b क्या है 1/3 और c क्या है 1/2। और जैसे जैसे मेरे k की वैल्यू चेंज हो रही है, हर एक a, b, c सबको ही k से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरा जो रेशियो है a is to b is to c, that is what, this is equals to 1/6 is to 1/3 is to 1/2. So this is the ratio in which I have a, b and c. ये इस रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, not this ratio, the inverse of this ratio, ठीक है। So you can just forget about it and you can think of it like this, ठीक है। बट थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लग रहा है कि फ्रैक्शन में चीज़ों को अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है, तो अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ। हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट, जब भी आपको चीज़ें फ्रैक्शन में दी हुई हो आपने क्या करना है, ये जो तीनों नंबर्स हैं नीचे इनका आप एलसीएम निकालो, ठीक है। अब इनका एलसीएम जो है आप देख रहे हो 6, 3 and 2 का एलसीएम होगा 6, और जो भी आपका एलसीएम आता है यू कैन मल्टीप्लाई दैट नंबर थ्रू आउट, ठीक है, and that is also going to be your exact same ratio. So मैंने इन different numbers को अगर 6 से multiply किया then what am I going to get, 1:2
is to 3, ठीक है. So this is the ratio that I am going to get. So what did I do? I took the LCM here, ठीक है, और LCM मेरा जो नंबर आएगा, सो इसको भी LCM से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी LCM से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी मैंने LCM से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड वॉट एवर आई गॉट इज माई रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ इट बीइंग 6:3:2, द रेशियो इज 1:2:3, ठीक है. इज दैट क्लियर? ऑल राइट, ओके. सो लेट अस मूव ऑन टू अनदर कॉन्सेप्ट. चलो, अब एक सिचुएशन आ सकती है कि लेट्स से देयर आर 3 kids in the family, ठीक है, और मम्मी पापा ने डिवीजन किस तरीके से किया है कि चलो पहले kid 1 एंड kid 2 में जो पॉकेट मनी है वो किस तरीके से डिवाइड हो रही है, लेट्स से A:B रेशियो में. सो kid A जो kid 1 है, या जो kid 1 है, लेट्स से उसको किस रेशियो में पॉकेट मनी मिल रही है. लेट्स से kid 1 इज गेटिंग 2 एंड kid 2 इज गेटिंग 3 पार्ट्स, ठीक है. सो kid 1 को 2 पार्ट्स मिल रहे हैं, kid 1 को 2 पार्ट्स मिल रहे हैं, kid 2 को जो है 3 पार्ट मिल रहे हैं, ठीक है. एंड दे हैव 3 kids. सो K1 और K2 को चीज़ें किस तरीके से डिवाइड करी है वो पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया, और फिर क्या बोला, अच्छा अब K2 और K3 में आपस में किस तरीके से चीज़ें डिवाइड होंगी वो भी हम लोग देख लेते हैं. तो उन्होंने क्या बोला कि kid 2 को अगर 4 पार्ट्स मिल रहे हैं तो kid 2 जो है उसको 5 पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है. सो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग K1, K2 और K3 के बीच में किस तरीके से डिवीजन कर रहे हैं ये हम डायरेक्टली नहीं बताएंगे. हम लोग क्या बोल देंगे, K1 और K2 के बीच में कैसे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, दैट इज़ गिवन बाय 2:3, ठीक है. एंड K2 एंड K3 के बीच में चीज़ें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं वो भी हमें बता दिया है, दैट इज़ 4:5, ठीक है. नाउ द पेरेंट्स ये करते करते खुद कंफ्यूज हो गए, और एंड नाउ दे वांट टू नो कि भाई मेरे जो 3 बच्चे हैं उनमें जो पॉकेट मनी है वो किस तरीके से डिवाइड हो रही है. सो दे वांट टू नो व्हाट इज़ K1 रेशियो K2 रेशियो K3. सो आई वांट टू फाइंड व्हाट इज़ K1:K2:K3 गिवन दैट I know K1:K2 and K2:K3, ठीक है. I know these 2 individual ratios and I want to find the combined ratio, ठीक है. So in such a situation what should you do? अगर मेरा ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम हो जाए then it's like I can compare things. अगर यहाँ पे K2 को 3 पार्ट्स मिल रहे हैं तो K1 को 2 पार्ट्स मिलेंगे. अब इंस्टेड ऑफ लेट्स से 4 ये 3 पार्ट्स होता, ठीक है, तो मुझे क्या पता है कि K3 को अगर इसको 3 पार्ट्स मिल रहे हैं तो K2 को 5 पार्ट्स मिलेंगे, और अगर इसको 3 पार्ट्स मिल रहे हैं तो इसको 2 पार्ट मिलेंगे. तो फिर मेरा रेशियो क्या हो जाता, 2:3:5, राइट. बट दिस इज़ नॉट 3 हियर, दिस इज़ 4. So if by some method I could make these 2 numbers equal, then it might be a simpler problem for me, ठीक है. तो मैं क्या करती हूँ, ये जो K2 जो कॉमन आपके पास kid है उसका जो प्रपोर्शन उसका जो रेशियो का नंबर है वो आप सेम करना चाहते हो दोनों साइड, ठीक है. अब मुझे सेम करना है तो व्हाट कैन आई डू, आई कैन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. सो इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 4 एंड इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 3 मे बी आई कैन डू समथिंग बेटर. अब सिंस दीज थिंग्स आर इन रेशियो, अगर इसको 3 पार्ट मिल रहा है तो इसको 2 पार्ट मिलेगा, अगर इसको 3 times 4 पार्ट मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा, 2 times 4 पार्ट, राइट. सो 2 times 4 पार्ट. एंड इफ K2 is getting 4 part, K3 will get 5 part. If K2 is getting 3 times 4 part, K3 will get 3 times 5 part. तो मैंने क्या देखा, what is my ratio, 8:12 here and this is 12:15 here, ठीक है. तो अब मैंने वही सिचुएशन क्रिएट कर दी जो मैं चाहती थी. तो मेरा फाइनल जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 8:12:15. सो दिस K1, K2, K3, द रेशियो इन विच दे विल बी मूविंग दैट विल बी 8:12:15, ठीक है. सो वेन एवर यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन कि अगर आप सेपरेटली आपको रेशियोज दिए हुए हैं और आपको उनको एक सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट यू सिंपली डू, पिक आउट द कॉमन नंबर इन द रेशियो
in the ratio and then just simply cross multiply, ठीक है. Or you can take a cross multiply or you can take an LCM also, ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वाला जो नंबर है दोनों साइड इक्वल करो, एंड वंस इट इज़ इक्वल यू कैन जस्ट सिंपली राइट 8:12:50, ठीक है. दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड A:B:C, ठीक है. सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर एंड वी कैन मूव ऑन. लेट अस टॉक अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट विच इज़ प्रपोर्शन. अब प्रपोर्शन होता क्या है? प्रपोर्शन इज इक्वालिटी ऑफ डिफरेंट रेशियोज. लाइक इफ योर रेशियो रिमेन्स इक्वल you say that things are proportional, ठीक है. So let's say you are a student, ठीक है, you are a student and someone tells you कि भाई आप जितने घंटे पढ़ाई करोगे उतने ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे. Let's say someone says that your marks are proportional to hours of practice, ठीक है. So if someone tells you that the marks that you are going to get they are proportional to hours of practice, इस statement का मतलब क्या है कि let's say this is your marks, this is equals to let's say a constant A times hours, ठीक है. So अगर आप 1 घंटा प्रैक्टिस करते हो तो आपके मार्क्स होंगे, your marks are going to be A. अगर आप 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो your marks are going to be what? If you are if you're practicing for 2 hours your marks are going to be 2A, ठीक है. If you're practicing for 3 hours your marks are going to be so M1, M2 and M3 is going to be 3/A, ठीक है. अब आप हर सिचुएशन में देख रहे हो कि द रेशियो ऑफ योर मार्क्स एंड योर आवर्स ऑफ प्रैक्टिस इज अ पर्टिकुलर कांस्टेंट विच इज A, ठीक है. तो आपका जो मार्क्स है, मार्क्स का अगर आप रेशियो देखो विद द आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, दिस इज अ कांस्टेंट. सो अगर आप मार्क्स और आवर्स जो यहाँ पे 1 था इन दोनों का रेशियो लोगे तो क्या आएगा? A. इस केस में भी वो A आ रहा है, इस केस में भी वो A है और इस केस में भी वो A है. If when you have a situation like this you say your marks and your hours of practice are proportional to each other, ठीक है. कि marks और hours of practice जो है उनका जो ratio है it's going to be the constant, ठीक है. and that is what is called proportion. जब चीज़ें proportion में होती हैं उसका मतलब है कि कोई 2 variables या कोई 2 factors हैं उनका जो ratio होगा that is going to be the same throughout, ठीक है. so let's say आपको जो है आपको let's say you are an employee, you are working somewhere and your salary structure is such that your total income, let's say your basic income is always going to be half of your total income, ठीक है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके जो बेसिक इनकम, जो बेसिक पे है और जो टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ योर इनकम है, जब उनका आप रेशियो लोगे दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी हाफ. तो अगर आपकी बेसिक बढ़ रही है, बेसिक पे बढ़ रही है तो आपकी टोटल पे जो है वो भी बढ़ जाएगी. तो देन इन दैट केस वी कैन से दैट माई बेसिक पे एंड माई टोटल पे are in proportion, they are always proportional to each other because this ratio is always remaining constant which is half, ठीक है. So this is the concept of proportion. when we say कि 2 variables proportion में है, मतलब 2 variables का जब आप ratio लेते हो that ratio always remains the same, ठीक है. So this was the concepts, this is like these are all the concepts that you would require to do past year questions from ratio and proportion. So without spending any more time here and there, let's move on to the past year questions. Okay, so before that, if let's say I have a question which says if 1 is to 2 and 3 is to x, they are in proportion, what is the value of x? So हमने बोला है कि 2 रेशियो प्रोपोर्शन में है. इसका मतलब क्या है? ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं. That means I know that 1/2 this is equals to 3/x, ठीक है. These are 2 ratios and if 2 ratios are in proportion that means they are equal. So I know that 1/2 equals to 3/x. So what is the value of x here? You can just multiply x here. X equals to 2 times 3 which is nothing but 6. So x here is
6, ठीक है. When two ratios are in proportion means those two ratios are the same, and that is the concept that we are using here, ठीक है. So that is how we have just found the value of x here, ठीक है. So all right, so now let us look at past questions which have come in previous CSAT papers from this particular topic. Again our funda is going to be the same, just simply write जो भी हमें दिया है and then we'll figure it out how to proceed. चलो, so let us first write what is given to me. So what is given to me? The monthly income of Peter and Paul are in the ratio 4:3, ठीक है. Their expenses are in the ratio 3:2. If each saves rupees 6,000 at the end of the month, their monthly incomes respectively are, what are their monthly incomes? So let me first write what is given to me. So monthly income of Peter and Paul. So Peter एंड पॉल के डिफरेंट रेशियोज मुझे दिए हुए हैं, ठीक है. सो सबसे पहले तो इनकम का, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल इज 4:3, ठीक है. एंड आई एम ऑल्सो गिवन द एक्सपेंस दैट दे आर मेकिंग, वो कितना खर्चा कर रहे हैं. सो एक्सपेंस, what is the ratio of expenses that Peter and Paul are making? I know that this is 3:2, ठीक है. तो और मुझे और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इफ़ ईच सेव्स रुपीज़ 6,000 एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है. हर कोई 6,000 रुपीज़ जो है मंथ के एंड में सेव कर रहा है, तो उनकी जो है मंथली इनकम रिस्पेक्टिवली क्या है, ठीक है. सो सेविंग जो है, दोनों के दोनों सेविंग रुपीज़ 6,000 कर रहे हैं. बोथ पीटर एंड पॉल, बोथ ऑफ देम आर मेकिंग अ सेविंग ऑफ रुपीज़ 6,000, ठीक है. चलो, तो मुझे जो है मंथली इनकम बतानी है पीटर और पॉल की, ठीक है. हाउ कैन आई प्रोसीड? मान लेते हैं कि लेट्स से पीटर की टोटल इनकम कितनी है. लेट्स से पीटर की इनकम जो है 4x है और पॉल की इनकम जो है 3x है. लेट x इज़ द सिंगल, लाइक x इज़ द वैल्यू ऑफ द पार्ट, ठीक है. सो पीटर को 4 पार्ट मिलते हैं और पॉल को 3 पार्ट मिलते हैं, तो वो पार्ट को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो पीटर की इनकम है 4x और पॉल की इनकम जो है 3x है, ठीक है. और सिमिलरली हम लोग एक्सपेंस के एक पार्ट की वैल्यू जो है y ले लेते हैं. तो पीटर के एक्सपेंसेस होंगे 3y और पॉल के एक्सपेंसेस होंगे 2y, ठीक है. और मुझे दोनों की सेविंग्स पता है, ठीक है. तो जब आपको सेविंग्स पता है, सेविंग्स क्या होती है कि आपकी इनकम कितनी है माइनस आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है. सो सेविंग्स मुझे दिए हुए हैं. सेविंग्स दोनों के 6,000 रुपीज़ हैं. सो मुझे अगर पीटर की जो है सेविंग्स बतानी है, तो पीटर की सेविंग्स क्या होंगी. पीटर की इनकम 4x है और पीटर के एक्सपेंसेस 3y हैं, ठीक है. पीटर की इनकम 4x है माइनस एक्सपेंसेस 3y. This should be equal to what? 6,000, because this is the savings, right? Savings for Paul, savings for Peter. and अगर मुझे savings for Paul पता करनी है तो वो क्या होगा कि Paul की इनकम कितनी है और Paul के expenses कितने हैं. तो 3x minus 2y, 3x minus 2y, right? and this is equals to 6,000 rupees. yes or no? ठीक है. सो आई हैव 2 इक्वेशंस, मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं और मेरे पास 2 ही वेरिएबल्स हैं x और y जिनकी वैल्यू मुझे निकालनी है. सो दिस इज 6,000, ठीक है. तो मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों की वैल्यू, मुझे बेसिकली अगर x की वैल्यू पता चल गई तो मैं 4 times x करूँगी और 3 times x करूँगी एंड दैट विल टेल मी व्हाट इज़ द मंथली इनकम फॉर पीटर एंड पॉल, ठीक है. सो माई ऑब्जेक्टिव हियर इज़ टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, राइट. सो अब मैं x की वैल्यू किस तरीके से निकालूँ. वन वे कुड बी, बिकॉज सेविंग दोनों की 6,000 है, मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकती हूँ, राइट. बिकॉज हियर ऑल्सो इट इज़ 6,000, हियर ऑल्सो इट इज़ 6,000, आई कैन मेक देम इक्वल. सो मेरे पास व्हाट इज़ द इक्वेशन दैट आई विल हैव हियर. मेरे पास इक्वेशन होगी दैट 4x minus 3y equals to 3x minus 2y, राइट. सो अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूँ, सो यहाँ से 3x, यहाँ से 4x, सो x and 3y goes here, so x like plus 3y minus 2y, this is nothing but y. So x is equal to y, right. So if x is equals to y, तो ये मेरा एक्सप्रेशन बहुत सिंपल हो गया. तो मैंने क्या किया, 4x
x and y are equal, so this is 4x minus y की जगह मैंने x रखा, so 4x minus 3x which is nothing but x, so x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 6000, right? So I got the value of x to be 6000 and this is what I wanted to know what is x. तो अब मुझे x पता चल गया. 4 times x is the income of Peter, 3 times x is the income of Paul. ठीक है, so 6 4s 24,000, 24k and the income of Paul is 3 times x which is 18k. ठीक है, मेरा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, सो 24k इज़ द इनकम फॉर पीटर एंड 18,000 इज़ द इनकम फॉर पॉल. ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया, रेशियो जो है उनका मतलब क्या होता है उसको बस लिखा, और इनकम दिया हो, एक्सपेंस दिया, उससे सेविंग्स कैसे निकालते हैं वो किया. सो सेविंग्स क्या होता है, आपकी टोटल इनकम में से आपने कितना खर्चा किया उसमें से जो भी लेफ्ट आउट पार्ट है दैट इज़ योर सेविंग. सो आई जस्ट यूज्ड दैट एक्सप्रेशन एंड आई जस्ट यूज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेशियोज, कि अगर आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो एक रेशियो को तो दूसरे साइड को भी उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो हमने दोनों साइड x से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, हमने फिर x की वैल्यू निकाली और फिर देखा कि हमारी जो इनकम है क्या आ रही है. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दी monthly income of Peter and Paul. ठीक है, so I hope this is clear. Alright, so let's move on to the next question. Okay, this particular question was asked in CSAT 2015. चलो देखते हैं क्या पूछा है, क्या कर सकते हैं. Very famous question, milk and water problems, always asked multiple times. चलो देखते हैं. So 2 equal glasses of same type are respectively 1/3 and 1/4 full of milk. So I have 2 glasses. They are same type of glass, so I will make them both green. दोनों एक ही टाइप के ग्लास हैं और क्या हुआ है 1/3 and 1/4 full of milk. ठीक है, so let's say एक हिस्सा 2 हिस्सा, so 3 हिस्से मैंने इस ग्लास के किए. 1/3 portion of it is filled with milk. ठीक है, although milk is white, assume our milk is green. Okay, and 1/4 is full of milk for the other part. So इस ग्लास के 4 हिस्से होंगे, 1 2 3 4 and 1/4 of this is filled with milk. 1/4 is milk. ठीक है, and 1/3 is milk. चलो मुझे ये पता है. उसके बाद they are then filled up with water and the content are mixed in a pot. ठीक है, तो अब मुझे कुछ और इसके अंदर जो है मिक्स करना है. दे आर फिल्ड अप विद वाटर. ठीक है, सो इसमें 1/3 मिल्क है, सो बाकी जो चीज़ें हो गई, बाकी जो 2/3 हिस्सा हुआ दैट इज़ फिल्ड विद वाटर. वाटर इज़ ब्लू इसलिए हमने ब्लू लिया है. और उसके अलावा फॉर द अदर ग्लास 1/4 पोर्शन इज़ फिल्ड विद मिल्क. सो जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है विच इज़ 3/4 इज़ वाटर हियर एंड 2/3 इज़ वाटर देयर, 1/3 इज़ मिल्क देयर. चलो फिर क्या किया, अब हमें ये छोटे छोटे ग्लास पसंद नहीं आए. हमने जो है एक बड़ा ग्लास लिया जिसकी कैपेसिटी कितनी थी, अब मान लो ये 1 लीटर का ग्लास है और ये भी 1 लीटर का ग्लास है. बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक आवर लाइफ सिंपल, सो 1 लीटर ग्लास 1/4 लीटर मिल्क, 1/3 लीटर मिल्क, 2/3 लीटर वाटर, 3/4 लीटर वाटर. ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन किया और अब आई टुक अ डिफरेंट ग्लास. अब मुझे उतना तो बड़ा ग्लास लेना पड़ेगा कि उसका कंटेंट आ जाए, तो मैंने एक बड़ा ग्लास ले लिया. ठीक है, इस बड़े ग्लास की कैपेसिटी हो गई 2 लीटर. ठीक है, चलो तो और फिर मैंने ये दोनों ग्लासेस लिए, मिक्स किया और फिर अब इस पॉट में डाल दिया. अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दिस पर्टिकुलर पॉट. ठीक है, सो अगर मैं इसको 1 लीटर और 1 लीटर मान लेती हूँ, they could be anything, 2 liter 3 liter, that doesn't matter, but the ratio is going to be the same, so it's easier to take them as 1 liter. ठीक है, so मेरे पास मिल्क कितना है 2/3 लीटर एंड 1/4 लीटर. ठीक है, सो मेरे पास मिल्क जो है, my milk is equal to 1/3 plus 1/4 liter. Yes or no? I have this much liter of milk and how मेरे पास जो वाटर है वो कितना है, आई हैव वाटर इक्वल्स टू 2/3 प्लस व्हाट 3/4
लीटर, ठीक है। मेरे पास वाटर इतना है और मिल्क इतना है। अब मैंने जब मिक्स किया, अब मेरे पास मान लो एक सम लेवल ऑफ मिल्क होगा एंड सम लेवल ऑफ वाटर होगा, ठीक है। और मुझे क्या बताना है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू पॉट। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। मुझे क्या करना है, मेरे पास पानी कितना है और वाटर कितना, मिल्क कितना है, उसका बस मुझे रेशियो निकालना है। तो टोटल मिल्क मेरे पास कितना है, 1/3 + 1/4। इफ़ आई ऐड देम अप, how will I add them up? What is the LCM here? 12. So what will I have? 4 + 3 divided by 12. This much is this much liter of milk I have. And what is the amount of water that I have? Water मेरे पास कितना है? Water है 2/3 + 3/4. LCM is again 12. So 8 + 9 divided by what? Divided by 12. ठीक है। तो मुझे सिंपली यही बताना था कि जब मैंने इन दोनों कंटेनर्स को मिक्स कर दिया तो मेरे पास दिस प्लस दिस मिल्क हो गया, दिस प्लस दिस वाटर हो गया। देन व्हाट डिड आई डू, बस वाटर कितना था, मिल्क कितना था, अब इन दोनों का जो है मुझे रेशियो निकालना है। अब रेशियो मुझे निकालना है, व्हाट इज़ द रेशियो, यहाँ पे मिल्क इज़ 7/12 और यहाँ पे वाटर इज़ व्हाट 17/12, ठीक है। जब आप रेशियो निकालते हो, जब भी हमें बोला था कि फ्रैक्शन से नॉर्मल रेशियो में आना है, तो व्हाट कैन आई डू, I can simply take the LCM. LCM is 12 and multiply by 12. When I multiply by 12, what will I get? I will get 7:17. ठीक है। So this is nothing but the ratio of milk and water that is going to be in the pot. So आपने कुछ भी नहीं करना था कि क्वांटिटी मिल्क की कितनी है उसको ऐड कर दो, क्वांटिटी वाटर की कितनी है उसको ऐड कर दो, and that is all. ठीक है। So that is all that we needed to do, and that is what is the answer for this particular question, which is 7:17. This is the ratio in which you will find milk and water in the new pot, जहाँ पे आपने दोनों glasses को combine किया है, ठीक है। So this is clear, all right. Let us move on to the next question. So this was asked in CSET 2016, ठीक है। Again लिखते हैं क्या दिया हुआ है, total emolument of 2 persons are the same. This word emolument means nothing but salary or payment you can say, ठीक है। Total salary of 2 persons are the same. So total salary दो लोगों की सेम है. One gets allowances to the extent of 65% of his basic pay, ठीक है, and other gets allowances to the extent of 80% of his basic pay, ठीक है। The ratio of basic pay of the former to the basic pay of latter. Former का मतलब होता है पहले वाला, like previous one, previous, एंड लैटर मतलब आगे वाला, बाद वाला, ठीक है। लैटर को आप लेटर वाला भी समझ सकते हो, ठीक है। सो प्रीवियस पर्सन जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, जिसकी जो अलाउंस है 65% ऑफ इस बेसिक पे है, और जो लैटर पार्ट इज़ 80% ऑफ बेसिक पे वाला जो इंसान है, ठीक है। सो वो इंसान जो है फॉर्मर लैटर करने के बजाय हम लोग ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। सो द 2 पर्सनस दैट वी हैव हियर इज ए एंड बी, ठीक है। ए और बी जो है उनकी टोटल इनकम जो है सेम है, ठीक है। टोटल सैलरी ऑफ दीज 2 पीपल इज सेम, ठीक है। सो सैलरी ऑफ ए इक्वल्स टू सैलरी ऑफ बी, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई नो, ठीक है। उसके बाद क्या मुझे बोला है, बट वन गेट्स अलाउंसेस टू द एक्सटेंट ऑफ 65% ऑफ हिज बेसिक पे। तो मान लो ए की बेसिक पे को हम लोग ए ही बोल देते हैं, बेसिक पे ऑफ ए इज ए, तो ए की बेसिक पे ए है, ठीक है। और उसको जब आपको इनकम मिलती है तो आपकी एक बेसिक सैलरी होती है और उसका कुछ परसेंटेज आपको अलग अलग अलाउंस मिलती हैं, ट्रैवल ये वो अलग अलग। तो ये इनकम जो है इस तरीके से बाइफरकेटेड है कि ए की बेसिक पे ए है और ये जो उसकी बेसिक पे है उसका कुछ प्रोपोर्शन उसको एज अलाउंसेस दिया जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ ए गेटिंग, ए की बेसिक पे तो ए हो गई, ठीक है। He gets allowances to the extent of 65% of his basic pay. 65% of basic pay, basic pay क्या है A। तो ये जब दोनों चीज़ें आप मिला दोगे तो A को पेमेंट कितनी मिलती है, एक तो उसको बेसिक पे मिलती है और एक 65% of his basic pay is what he is getting as allowances. So what is the total salary, total income that A is having? A plus 65% of A, right? So this is the income for A, ठीक है। चलो तो अब मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी, A plus 65
divided by 100 times A. This is the salary of A, right? So मैंने salary of A निकाल लिया. अब मुझे सेम चीज़ करनी है B के लिए, ठीक है? B के लिए मुझे क्या दिया हुआ है? He is getting allowances to the extent of 80% of his pay. So उसका बेसिक पे लेट्स से B है, B का बेसिक पे जो है लेट्स से B है, और उसको अपनी जो अलाउंस उसको जो मिल रही है, he is getting 80% of his basic pay as some separate allowance. तो एक तो उसको B तो मिल ही रहा है, प्लस 80% इज 80 by 100 ऑफ B, उसको ये भी मिल रहा है एडिशनली. तो उसकी टोटल सैलरी जो है, टोटल सैलरी इज B प्लस 80 by 100 टाइम्स B. दिस इज द सैलरी ऑफ B, ठीक है? सैलरी ऑफ B, ठीक है? सैलरी ऑफ B. तो एक तो मुझे ये चीज़ पता है, सैलरी ऑफ A इज इक्वल्स टू सैलरी ऑफ B, एंड दिस इज व्हाट इज द सैलरी ऑफ A, दिस इज व्हाट इज द सैलरी ऑफ B. द सेटअप इज क्लियर. और हमें बस एंड में निकालना क्या है कि बेसिक पे ऑफ फॉर्मर इज A एंड लैटर इज B. सो A की जो बेसिक पे है वो मैंने A ही बोला है, और B की जो बेसिक पे है वो भी हमने B बोला है. सो हमें बताना है व्हाट इज़ A रेशियो B, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बेसिक पे ऑफ पर्सन A टू द बेसिक पे ऑफ पर्सन B, ठीक है? सो आई हैव दिस एक्सप्रेशन, आई हैव दिस एक्सप्रेशन, I also have this relationship. What can I do? I can simply equate these two. This is salary of A, this is salary of B. अब मैं दोनों को equate कर सकती हूँ because yes they are equal, right? So मैंने क्या किया, salary of A salary of B को equal रख दिया. तो जब आप salary of A निकालोगे, so what is that? अगर आप इसको simplify करोगे तो क्या आएगा, 165 A divided by 100, right? And salary of B क्या आएगा, 180 divided by 100 B, right? So मुझे A is to B निकालना है, ठीक है? So salary of A equals to salary of B. So what I want to do, I want to erase something. So what can I do? I can erase this. Okay, so all right. Okay, so I know salary of A equals to salary of B. So what do I have? 165 A divided by 100 equals to 180 B divided by 100, ठीक है? I can cancel 100 by 100, and then let's say if I use 12, so sorry, if I divide both, like if I bifurcate and दोनों side अगर मैं 5 से simplify करूँ तो what will I have? 3 and 3, 33A, and here I have 3 and 6A, ठीक है? और मैं अगर 3 से और this is B, अब मैं 3 से और simplify करूँ तो what will I have? I will have nothing but 11A equals to 12B, ठीक है? मेरे पास ये relationship आ गया, और मुझे जो है A ratio B निकालना है. So if I divide B here and I bring 11 this side, what will I have? A divided by B equals to 12 divided by 11. So A divided by B, जो भी आपका number है, that is essentially what your ratio is. So what is my ratio here? 12 is to 11. So the ratio of basic pay of person A, the former person, and the ratio of basic pay of person B, who was the latter person, is 12 is to 11, ठीक है? So this is my answer, 12 is to 11, option D, ठीक है? तो हमने इस पूरे क्वेश्चन में क्या किया, मुझे रिलेशनशिप दिया था सैलरी ऑफ ए सैलरी ऑफ बी इक्वल. आई यूज्ड दैट एंड आई जस्ट सिंपली रोट जो भी लिखा हुआ था इन टर्म्स ऑफ वर्ड. सो अगर आप वर्ड अच्छे से पढ़ोगे, यू विल राइट करेक्ट formulation and then you will correctly equate them and get the right answer, ठीक है? So I hope this is clear. All right, so let's move on. Okay, all right, I think we've just done a similar question. Monthly income of X and Y are in the ratio of 4:3. Monthly expenses are in the ratio of 3:2. However, each saves rupees 6,000 per month. So the question also have repeated. I think this is exactly a similar question that we have. Yeah, somewhat similar. There we had to find individual monthly incomes. चलो ठीक है, monthly income of X and Y. So I have two people X and Y. उनकी monthly income जो है, income is in the ratio 4:3.
and their monthly expenses are in the ratio of 3:4. So their expenses are in the ratio 3:2. ठीक है. However, each saves rupees 6,000 per month. Their saving is rupees 6,000 for both of them. What is their total monthly income? What is their total monthly income? We have to tell that. ठीक है. I even remember the question and options and answers. So ये पूरा का पूरा question almost exactly repeat हुआ है. So that also tells you why you should do the past year papers, because there are chances that questions might repeat. ठीक है. चलो, तो मुझे क्या निकालना है कि टोटल इनकम ऑफ एक्स एंड वाई का सम कितना होगा. ठीक है. एक्स की इनकम, वाई की इनकम, उन दोनों को जब मैं सम कर दूं तो क्या नंबर आएगा मेरे पास, वो मुझे निकालना है. ठीक है. सो आई एम गिवन दी रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एक्स एंड वाई. सो मान लेते हैं कि मेरे पास जो इनकम है एक्स की 4:3 रेशियो में है. तो मान लेते हैं 4 पार्ट्स एक्स को मिल रहे हैं, 3 पार्ट्स वाई को मिल रहे हैं. तो मान लेते हैं द इनकम ऑफ एक्स इज़ 4x एंड इनकम ऑफ वाई इज़ 3x. ठीक है. एंड जो एक्सपेंसेस हैं लेट्स से दे आर इन दी आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय वाई. ठीक है. सो एक्सपेंसेस लेट्स से 3y एंड 2y. ठीक है. तो x की इनकम हो गई 4x, y की इनकम हो गई 3x, x के एक्सपेंसेस हो गए 3y, y के एक्सपेंसेस हो गए 2y. सो x की सेविंग्स क्या हो गई? सेविंग्स इज नथिंग बट व्हाट इज़ योर इनकम माइनस व्हाट आर योर एक्सपेंसेस. क्योंकि आप सारा स्पेंड करने के बाद जो आपकी इनकम बची, दैट इज़ व्हाट यू विल बी एबल टू सेव. सो व्हाट इज़ माई सेविंग? माई सेविंग इज़ 4x माइनस 3y एंड दिस इज इक्वल्स टू 6,000, राइट, फॉर पर्सन x. For person y, what is my savings? My savings is nothing but what is my income? My income is 3x. What are my expenses? My expenses are 2y, and this is nothing but 6,000, right? So my savings is again 6,000. ठीक है. तो अब मुझे क्या निकालना है? मुझे तो इसकी इनकम प्लस इसकी इनकम, तो मुझे टोटल निकालना क्या है? 4x प्लस 3x विच इज़ नथिंग बट 7x. कितना होगा? तो उसके लिए मुझे सबसे पहले x पता होना चाहिए. x पता होने के लिए व्हाट कैन आई डू? या तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूँ, या फिर बिकॉज दे आर बोथ 6,000 आई कैन इक्वेट दीज टू. एंड व्हेन आई इक्वेटेड दीज टू व्हाट डिड आई गेट? x इक्वल्स टू y. सो अगर हम लोग सेम चीज़, इन केस यू हैव फॉरगॉटन, if I do 4x equals to 3x minus 2y. Why am I doing this? Because this is also 6,000, this is also 6,000. So if I do this, I will get x equals to y, right? So जब मैं यहाँ पे y के जगह x put करूँगी, I will have x equals to 6,000. So I know the value of x is 6,000. मुझे x की वैल्यू 6,000 पता चल गई है, और मुझे 7 टाइम्स 6,000 क्या है वो बताना है. 6 7 42. सो माई टोटल इनकम ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी 42,000. सो दिस इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन आई थिंक 2016 और 15, वन ऑफ द ईयर्स. वहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था कि एक्स की इनकम कितनी है और वाई की इनकम कितनी है. यहाँ पे क्या पूछ लिया? टोटल इनकम कितनी है. ठीक है. सो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट. आई होप दिस इज़ क्लियर. ठीक है. This is a good enough motivation for you to do past year papers, because questions are getting repeated in front of our eyes. Okay. This particular question came in CSAT 2018. This was the paper which was quite pictorial in nature. So here also we are taking a look कि ये भी एक pictorial question ही हमसे पूछ लिया है. So let us read the question and see कि हमसे क्या पूछा गया है. So the figure drawn below gives the velocity graphs of two vehicles A and B. तो I have two vehicles, vehicle A and vehicle B. उनकी velocity graph, velocity माने speed, velocity speed in a particular direction. So उनकी speed किस तरीके से change हो रही है या क्या trajectory ले रही है, उसका graph मुझे दिया हुआ है. ठीक है. उसके बाद क्या बोला है? straight line OKP. So this particular line O, K and P, this particular line represents the velocity of vehicle A at any instant. तो किसी भी particular time पे vehicle A की कितनी velocity है. So जब time यहाँ है तो velocity of vehicle A is this. जब time यहाँ है तो velocity यहाँ है, मतलब इतनी velocity है. जब time यहाँ है तो velocity जो है इतनी है. तो vehicle A की speed किस तरीके से टाइम के साथ चेंज हो रही है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन O, K एंड P. ठीक है. उसके बाद और क्या बोला है?
the horizontal straight line CKD, this line CKD, this line represents what? This represents the velocity of vehicle B at any instant. So vehicle B अलग अलग टाइम पीरियड पे क्या क्या वेलोसिटी ले रहा है वो मुझे दिया हुआ है बाय द लाइन CKD. सो अगर टाइम पीरियड इतना है तो वेलोसिटी इतनी है, मतलब दिस पर्टिकुलर अमाउंट. अगर टाइम इतना है तो वेलोसिटी इतनी है, मतलब दिस पर्टिकुलर अमाउंट. इफ टाइम इज दिस, वेलोसिटी इज दिस, मतलब दिस पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक है. सो अलग अलग टाइम इंस्टेंसेस पे व्हीकल बी की स्पीड क्या है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय C, K एंड D. ठीक है. एंड व्हीकल ए की ट्रैजेक्टरी जो है OKP, इससे हमें पता चल रहा है. ठीक है. उसके बाद मुझे क्या बोला है, इन दिस फिगर D इज द पॉइंट, D दिस पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर फ्रॉम P. सो P से आप एक 90 डिग्री लाइन, एक वर्टिकल लाइन जब आप ड्रॉ कर रहे हो, इट मीट्स द हॉरिजॉन्टल लाइन CKD एट पॉइंट D. एंड वो जब इससे मीट कर रही है इस लाइन CKD से, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप दैट वी हैव कि PD इक्वल्स टू हाफ ऑफ LD. सो हमारे पास क्या है, दिस PD डिस्टेंस, दिस इज हाफ ऑफ LD. व्हाट इज LD? LD इज नथिंग बट दिस इज L, दिस इज D. सो ये डिस्टेंस LD है. ठीक है. एंड ये जो PD डिस्टेंस है दैट इज हाफ ऑफ दिस LD डिस्टेंस. ठीक है. this is LD, this is half of LD. so if LD is 1, this is half. ठीक है. मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है. और उसके बाद मुझसे क्या बोला है, what is the ratio between distances which is covered by vehicle A and B in the time interval OL. so हमारे पास टाइम इंटरवल O से लेके L तक है. so we have spent time from O to L. ठीक है. ये पूरे इतना let's say 10 minutes 20 minutes whatever. इस टाइम इंस्टेंस में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया बाय व्हीकल ए एंड बी, उनका रेशियो क्या है, दैट आई हैव टू फाइंड आउट. ठीक है. सो अगर मुझे स्पीड और टाइम ग्राफ दिया हुआ हो और मुझे डिस्टेंस निकालना हो, सो दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट जो भी हमारी स्पीड वाली लाइन है और जो भी जितने भी टाइम तक मुझे जितने भी टाइम तक मुझे डिस्टेंस निकालना है, उनका जो एरिया है, द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस टाइम लाइन. ओके. सो मेरे पास एक्स एक्सिस में टाइम है. ठीक है. मेरे पास एक्स एक्सिस में जो है टाइम है और मेरे पास वाई एक्सिस में वेलोसिटी है. ठीक है. और मुझे OL टाइम पीरियड तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो बताना है. ठीक है. सो डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम. ठीक है. तो मैंने क्या करना है, मुझे हर पॉइंट पे वेलोसिटी दी हुई है, अलग अलग है. ठीक है. अलग अलग है और टाइम अलग अलग है. अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहती तो मैं क्या करती, एवरेज स्पीड इनटू टाइम. बट यहाँ पे व्हीकल ए के लिए मेरे पास हर पॉइंट पे वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है. तो इस केस में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है विच इज़ कवर्ड बाय व्हीकल ए, तो दैट विल बी नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल. सो ये जो है दिस OKP वॉज द स्पीड लाइन ऑफ व्हीकल ए. ठीक है. मुझे OL टाइम तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो बताना है. सो दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट ये जो रेड कलर का जो ट्राइंगल है हमारा, उसका एरिया, दैट विल टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हीकल ए. ठीक है. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हीकल ए मुझे पता करना है. सो व्हीकल ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज गिवन बाय द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है. अब बेस क्या है, बेस इज दिस टाइम पीरियड OL एंड हाइट क्या है, दिस लाइन P to L. ठीक है. अब मेरे बेस की वैल्यू क्या है, OL. सो 1/2 टाइम्स बेस इज OL. ठीक है. अब मेरी हाइट क्या है, दिस इज LD एंड दिस इज हाफ ऑफ LD. सो अगर मैं सब कुछ LD के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, LD प्लस हाफ ऑफ LD, मतलब 3/2 LD. सो 3/2 LD. तो ये क्या हो गया, मेरा टोटल एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रेड ट्राइंगल एंड विच इज़ नथिंग बट डिस्टेंस जो व्हीकल ए ने कवर किया. ठीक है. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल ए. ठीक है. अब सिमिलरली अब मुझे व्हीकल बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो भी निकालना है. अब वो मैं कैसे निकालूंगी कि भाई जो उसकी स्पीड वाली लाइन थी उसको जो है उसने कितना एरिया कवर कर रखा है. ठीक है. अगर मैं वो निकाल दूँ तो मेरा काम हो गया. तो मैं क्या करूँगी, आई विल जस्ट सिंपली, अब व्हीकल बी जो है उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली ऐसी थी
और मुझे टाइम पीरियड OL तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो निकालना है. सो दैट विल बी नथिंग बट द एरिया अंडर दिस पर्टिकुलर ग्राफ. सो दिस एरिया विल बी नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल B. अब ये क्या है, अब ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल B इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस ब्लू रेक्टेंगल. अब ब्लू रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, सो लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ कितनी है? लेंथ मान लो ये टाइम है OL. अब ब्रेथ कितनी हो गई? दिस इज LD, राइट? LD, यहाँ पे भी LD होगा. दिस इज OL, दिस इज OL. सो दिस मल्टीप्लाइड बाय LD. ठीक है, सो मुझे डिस्टेंस ट्रैवल बाय व्हीकल B भी पता है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय व्हीकल A भी पता है, और मुझे क्या निकालना था? रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल A एंड B इन द टाइम इंटरवल OL. तो OL तक दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया. अब मैं डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, देन व्हाट कैन आई डू? आई जस्ट हैव टू सिंपली टेक द रेशियो. अब मैंने क्या किया? आई सिंपली टुक द रेशियो. सो अब मेरा रेशियो क्या गया? डिस्टेंस ऑफ A इज 1/2 टाइम्स 3/2 इज 3/4 एंड OL टाइम्स LD. सो OL टाइम्स LD. दिस इज डिस्टेंस ऑफ A. अब इसका रेशियो निकालना है डिस्टेंस ऑफ B से. अब डिस्टेंस ऑफ B इज व्हाट? OL टाइम्स LD. सो OL टाइम्स LD. अब OL LD दोनों कॉमन है, दोनों को कैंसिल कर दिया. अब मेरे पास क्या बच गया? 3/4 रेशियो 1. ठीक है, अब हमने क्या देखा था? जब भी फ्रैक्शन में दिया हो तो LCM लो. यहाँ पे क्या है? 1. LCM क्या हो गया? 4. मल्टीप्लाई करो 4, तो हमारे पास फाइनल जो रेशियो है वो क्या आ गया? 3:4. ठीक है, so 3:4 is the ratio of distance covered by vehicle A to distance covered by vehicle B in this time interval OL. so मुझे जब distance निकालना था, कभी भी distance निकालना हो, so that is nothing but speed time into time. अगर आपको ग्राफ दिया है तो स्पीड, दिस इज वेलोसिटी स्पीड एंड दिस इज टाइम. सो जब भी स्पीड का ग्राफ दिया हो विद टाइम और अगर डिस्टेंस निकालना हो तो जितना भी जो भी आपका वेलोसिटी का ग्राफ है, जितने टाइम तक भी निकालना है डिस्टेंस, उतना एरिया फाइंड आउट कर लो. अगर ये OL की जगह मुझे बोलते कि मुझे इसी टाइम तक निकालना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो मैं क्या करती? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती और फिर ये वाला जो एरिया होता दैट वुड हैव बीन माई डिस्टेंस ट्रैवल्ड. अब मुझे यहाँ पे नहीं बताना था, मुझे L तक बताना था. तो दिस टोटल वॉज माई रिक्वायर्ड डिस्टेंस विच वॉज ट्रैवल बाई व्हीकल A. ठीक है, और व्हीकल B के लिए मेरी एक स्ट्रेट लाइन थी. सो इट फॉर्म्ड अ रेक्टेंगल एंड दैट इज हाउ आई फाइंड द आंसर. ठीक है, सो इन सच सिचुएशंस whenever you have a speed graph and time in the y axis, the area under the graph tells you the distance traveled. ठीक है, and that is the concept of geometry or graphs you can say that we are using here. ठीक है, I hope this is clear and we are able to solve this, and in future also if something like this comes up we'll be able to solve it. Alright, so with that we come to an end for today's lecture. I hope you enjoyed it and you were able to understand all the